4 नकाबपोश अफराद को मलीर रेलवे स्टेशन के करीब पटरी पर लिटाया गया। वो होश में थे मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। वहां एक शख्स खड़ा उन पर नजर रखे हुए था। व्हाइट कुर्ता शलवार, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में छोटी सी पिस्तौल। अचानक उस शख्स के चेहरे पर लाइट पड़ी। एक हॉर्न की आवाज आई। वो पटरी से चंद कदम पीछे हट गया मगर उन चारों से नजर नहीं हटाई। ट्रेन करीब आ रही थी। चारों नकाबपोश जान बचाने के लिए जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगे कि किसी तरह रस्सियां खुल जाएं। मगर ट्रेन गुजर गई। अब वहां जिस्म के टुकड़े पड़े हुए थे। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। कराची की वो रियलिटी है जिसे उस दौर में नाम दिया गया था इनकाउंटर का। ऐसे किस्से भरे पड़े हैं मगर आज हम इनकाउंटर के किस्से नहीं बल्कि इनकाउंटर करने वाले की कहानी सुनाने वाले हैं। वो जिसने कराची में ट्रिगर दबाया मगर आवाज इंडिया तक गूंजी। वो जिसने लियारी में गैंगस्टर से पंजा आजमाया और पूरी गैंग अंजाम को पहुंची। वो जिसने तालिबान को दुश्मन बनाया, खुद को शेर बताया। वो जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सुपर कॉप और तालिबान हंटर कहलाता। कभी सियासी कारकुन को खून में नहलाया और कभी सियासतदानों से हाथ मिलाया। संजू को अपना आइडियल बनाया और उसी की मौत के बाद संजू ने ही उसका किरदार निभाया। हम बात कर रहे हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम की। इंडियन मूवी धुरंधर के पार्ट 2 में चौधरी असलम की कहानी आगे बढ़ने वाली है और ये पार्ट इसी साल मार्च में रिलीज होगा। उससे पहले कि इंडिया आपको गलत चौधरी से मिलवाए, चले हम आपको बताते हैं कि चौधरी असलम क्या था। सर, आपकी डेफिनेशन अगर मैं लेने जाऊं तो आप हैं क्या? वर्दी वाले, एक ईमानदार पुलिस अफसर या एक सियासी जमात का जियाला? ये आरफीन साहब ना तो गुंडे हैं, ना हमारे पे कोई गुंडों का चार्ज है। हम एक पुलिस अफसर हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ताल्लुक है। हम तो सीधे सीधे पुलिस वाले हैं। आप सीधे सीधे पुलिस वाले हैं, ये एक आम आदमी को हजम नहीं होगा सर। असल में सीधा तो वो रास्ता ही नहीं था जिस पर चौधरी असलम कभी चला था। वो रास्ता इतना उलझा हुआ था कि आज आपको समझ ही नहीं आता कि वो हीरो था या विलन। तो चलें रिवाइंड करके समझते हैं। 1967 में खैबर पख्तूनख्वा के जिले मंसिरा में पैदा होने वाला ये शख्स असल में ना चौधरी था ना पंजाबी था। वो एक पख्तून यूसुफजई था, लेकिन उसका दबंग स्टाइल, बड़ी बड़ी मूछें, वाइट शलवार कमीज, उंगलियों में सिगरेट और हाथ में एक पिस्तौल और सख्त लहजे ने सबको ही अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। पुलिस वाले असलम को चौधरी कहकर मुखातिब करते थे और यूं वो असलम से चौधरी असलम बन गया। वो गबरू जवान वाली मूछें थी उनकी और ताव दे के वो यहाँ तक ले आते थे। अपने उनकी जो गाल हैं, गाल तक मूछों का ताव था। इस ताव की वजह से लोग उनको चौधरी चौधरी कहते थे। ये वो दौर था जब कराची दर्द से रोज तड़पता था। खून की नदियां बहती थी। गरीब रोज मरता था। किसी के बाजू कटे हुए, किसी के कान, किसी के घुटने ड्रिल से छेदे गए, किसी के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता और किसी को सुइयां मार मार कर अंधा किया जाता। क्योंकि ये वो दौर था जब कराची ऑपरेशन की अजियतें सह रहा था और ऑपरेशन करने वालों में चौधरी भी शामिल था। लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि चौधरी ने पुलिस सर्विस कब ज्वाइन की। कराची के जो हालात थे उन्होंने उसको बनाया चौधरी। और कैसा चौधरी बनाया? उस दौर में कराची के हर गली कूचे से बोरीबंद लाशें मिलती थी। कराची के हालात इस कदर ख़राब हुए कि दुनिया के 5-6 बड़े जो मुतशद्दिद शहर थे, डेंजरस सिटीज़ जो थे, उन डेंजरस सिटी में कराची का दूसरा तीसरा नाम था। इस तरह के कराची के हालात में थे। 31 अक्टूबर 1984 को असलम खान बतौर टेम्परेरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती हुए। चौधरी असलम अपनी जवानी में खामोश, शर्मीला, कम बातें करने वाला ऑफिसर था, लेकिन अंदर एक ख्वाहिश पल रही थी ताकतवर, दबंग पुलिस ऑफिसर बनने की। अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा है रात में ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज्यादा आसानी शिकार घेर लेते हैं। नहीं, शिकार से क्या मुराद है? हम तो जो भी जराइम पेशा है उसको रात को पकड़ें, दिन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो उसको दिन को पकड़ते हैं, रात की इन्फॉर्मेशन रात। और ये बड़े बड़े दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, नामी ग्रामी दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, इस वजह से प्रमोशन भी मिले। और फिर फाइनली उनकी जिंदगी में वो टर्न आ ही गया जब वो अपना ख्वाब पूरा कर सके।
सन 1987 के आने तक चौधरी असलम की तरक्की हो गई और वो पहली बार एसएचओ लगे थाने गुलबहार के। ये चौधरी असलम के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि कराची का वो इलाका था जहां कोई ऑफिसर पोस्टिंग के लिए तैयार नहीं था। सबको पता था एसएचओ की इस कुर्सी पर बैठने का एक ही मतलब होगा, मौत से मुकाबला करना। लेकिन चौधरी असलम इस मुकाबले के लिए तैयार था। गुलबहार समेत कराची के दूसरे इलाकों की गलियों में उस वक्त बंदूक की गोलियों की गूंज थी। रियासत की रिट कमजोर दिखाई थी। यहाँ सियासत, ताकत और खौफ एक दूसरे में इस तरह मिल चुके थे कि आम शहरी के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि दुश्मन कौन है और मुहाफिज कौन है। 1992 में कराची ने एक और रूप बदला। ये वो वक्त था जब रियासत ने फैसला किया कि अब शहर को बंदूक के कानून से निकालना होगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, और फिर उस फैसले का नाम रखा गया। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू फॉक्स क्लीन अप कहा गया। कहानी का आगाज वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में हुआ और फिर बेनजीर भुट्टो के दौर में। 1993 से 1994 तक ये ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी रहा। रियासती बयानिया सादा था। कराची में एंटी सोशल एलिमेंट्स ने शहर को यरगमाल बनाया हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली निशाना बनी उस वक्त की एमक्यूएम। उन पर कई इल्जामात लगे, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, लेकिन सबसे संगीन इल्जाम था एक खुफिया मंसूबा जिनापुर। एक झूठा मुकदमा तैयार किया है, साबित कर दिया जाए लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे चढ़ा के मुझे फांसी दी। यानी जिनापुर का मतलब था कराची और हैदराबाद को सिंध से अलग करने की साजिश। जाहिर है जब कराची को अलहदा स्टेट बनाने की बात आई तो इदारे खामोश थोड़ी बैठ सकते थे, और फिर जबरदस्त रिएक्शन आया। रेंजर्स आगे बढ़ी, छापे पड़े, दरवाजे तोड़े गए, बंद गलियां खोली गईं, बैरियर्स हटाए गए। आफाक अहमद, आमिर खान, फिरोज अहमद और कई एमक्यूएम के कारकुनों की गिरफ्तारियां हुई और नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया गया, और फिर लापता अफराद की फहरिस्त लंबी होती चली गई। ये कराची की तारीख का सबसे खून आलूद दौर था। पुलिस और रेंजर्स पर तशद्दुद के इल्जामात लगे। मावराए अदालत हलाकतें रिपोर्ट हुई, जिसमें मशहूर नाम शोएब शूटर, हनीफ शेख, नईम शमसी, फहीम कमांडो और बड़े बड़े नाम लिस्ट में शामिल हुए। बरसों बाद जब हालात बदल गए, फिर ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद ने अगस्त 2009 में इंकशाफ किया कि जिनापुर का इल्जाम बिल्कुल मनगढ़ंत था। ये बताइए, ये जिनापुर का नक्शा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के किस ऑफिस से और किस आदमी से निकला था, ये बताइए। पहली बात तो यह है कि ये जो जिनापुर के नक्शे का पूरी कहानी है, ये बिल्कुल ड्रामा था। मैंने 7 दिन लेने के बाद, अपनी तफ्तीश कराने के बाद जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सरासर ड्रामा है और एमक्यूएम के किसी दफ्तर से ये नक्शे बरामद नहीं हुए। 1994 में एमक्यूएम एक बार फिर पावर में आई और पार्टी के कारकुन पर हथकड़ियां, गिरफ्तारियां, एनकाउंटर के बाद मामलात कुछ वक्त के लिए रियासत के कंट्रोल में आए, मगर ज्यादा अरसा कंट्रोल में नहीं रह सके और कराची के हालात ठीक होने के बजाय मजीद बिगड़ते चले गए। कराची में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पावर रेंजर से पुलिस की तरफ दोबारा मुंतकिल किया गया। थाने, चार्जशीट, असला, एनकाउंटर में मारे जाने वाले नाम सब पुलिस के हवाले कर दिए गए। दहशतगर्दों की तरफ से देखूं ना तो दहशत की अलामत है। वो ये कहता है कि जब तक जमीन पे कताल हो तो कत्ल करो। उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर फैमिली की दुश्मनी नहीं है किसी से और एंटी बलोच नहीं होता। वो दहशतगर्दों के खिलाफ है मुल्क के ऊपर। देखें, पुलिस वाले कोई फरिश्ते तो नहीं होते जी, उनको ऐलान नहीं होता कि भाई ये हो रहा है। खबरें शहर में गश्त करती हैं, पर्चियां चलती हैं, पैसे के लिए दहशतगर्दी होती है। ये वो दौर था जब कराची में सिर्फ इदारे ही नहीं, अफराद भी ताकतवर बन गए थे। गुलबहार, नॉर्थ कराची, लियारी, ये वो इलाके जहां फौज का ऑपरेशन खत्म होता, वहां पुलिस दाखिल होती और कंट्रोल संभाल लेती। पहली बार मावराए अदालत कत्ल में जिन पुलिस ऑफिसर्स के नाम आते रहे, उनमें बहादुर अली, जीशान काजमी और राव अनवार। मगर पुलिस का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ चौधरी असलम बनता गया। आप भी सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन तो तमाम सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाई थी, तो सिर्फ चौधरी असलम ही क्यों नजरों में आ गया? उसका जवाब है मीडिया। चौधरी असलम ने जब मुसल्ला कारकुनों, टारगेट किलर्स और भत्ता नेटवर्क्स पर बराहे रास्त कार्रवाइयां की और एनकाउंटर्स की जिम्मेदारियां भी कबूल की, पीछे नहीं हटा और वो भी मीडिया पर, और बाकी ऑफिसर्स पर्दे के पीछे रहे, तो नाम सिर्फ चौधरी का उठा। पुलिस मुकाबले जाली
करने पड़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि जहां कहीं क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम मजबूत नहीं होगा, वहां चौधरी असलम पैदा होते रहेंगे, वहाँ उनकी जरूरत होगी। उमर विर्क पैदा होते रहेंगे, वहां आबिद बॉक्सर जन्म लेते रहेंगे। फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट बनाता है। कब, कहां, कैसे मारना है, सब पहले से तय होता है। चौधरी असलम ने भी एक हिट लिस्ट बनाई हुई थी। वो कहता था कि ये सब दहशतगर्द हैं, मगर कुछ कहते थे उनमें से बेगुनाह भी हैं। लेकिन याद रखें, पिस्तौल से निकलने वाली गोली कभी गुनाह या बेगुनाह इंसान को नहीं देखती। चौधरी असलम को फिल्मी टाइटल मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सुपर कॉप, तालिबान हंटर, ये सब चौधरी असलम के नाम के साथ लगने लगे। यहाँ चौधरी असलम ने भी एक यू टर्न लिया, और वो यू टर्न था मुज़ाकरात के बाद MQM के रहनुमाओं और चौधरी असलम का एक टेबल पर बैठना। क्योंकि सियासी हालात बदले, MQM अब इक्तदार का हिस्सा बनी और शहर के कंट्रोल के लिए चाल बदलनी पड़ी। अब MQM के स्पेशल टास्क भी चौधरी असलम को ही मिलने लगे। रियासत, सियासत और बंदूक सब एक ही सफ में आ गए महमूद अयाज। 1999 में चौधरी असलम ने थाना गुलबहार SHO से DSP नाजमाबाद का ओहदा संभाल लिया। लेकिन दूसरी तरफ कराची में फौजी ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन ये अंडरग्राउंड नेटवर्क्स, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी अंदरूनी तरीके से जारी रही, और चौधरी असलम भी सख्त पुलिसिंग और एनकाउंटर्स के जरिए उभरता रहा। सन 2000 के बाद शहर में जब एक नया अंडरवर्ल्ड स्ट्रक्चर सामने आया, तो उसी दौरान चौधरी असलम ने कराची शहर में एक बड़ी विकेट गिराई, और वो विकेट थी शोएब खान की। साल 2004 लग चुका था। शोएब खान अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम सामने आया। चौधरी असलम ने दिसंबर 2004 में शोएब खान को लाहौर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया। शोएब खान की कहानी भी फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन यहाँ अंडरवर्ल्ड डॉन शोएब खान की गिरफ्तारी चौधरी असलम की बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। उसकी गिरफ्तारी के बाद चौधरी असलम अब वाहिद पुलिस ऑफिसर बन चुके थे जो हर किस्म के टास्क आसानी से पूरा कर सकते थे। कराची का डॉन था सिर्फ शोएब खान, पता होगा उसको किसने अरेस्ट किया? चौधरी असलम। बाकी जिन लोगों को तकलीफ है, उजरती कातिल है, सब कुछ है, मैं बैठी हूँ, हम अपने नैब को कहते हैं हमें चेक करें खुला, फिर सर झुकाएगी ये अवाम। उसकी हिम्मत और दलेरी को देखते हुए चौधरी असलम को 2006 में एक और लेकिन बहुत अहम टास्क दिया गया, और वो टास्क था लियारी गैंग वॉर का खात्मा। हम रहमान डकैत पर पहले एक डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं जो इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। इस पर आप सबका शुक्रिया अदा करना तो बनता है, और अभी तक अगर किसी ने थिंक क्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें। खैर, रहमान डकैत पर डॉक्यूमेंट्री आप यहाँ देख सकते हैं। अभी चलते हैं चौधरी असलम की कहानी पर। चौधरी असलम को जेल की हवा भी खानी पड़ी। वो क्यों, बताती हूँ। जुलाई 2006 पुलिस का दावा था माशूक और रसूल बख्श भरोही नामी गैंगस्टर मारा गया। हकीकत ये थी कि रसूल बख्श भरोही, जिसे पुलिस गैंगस्टर करार दे रही थी, वो तो एक आम सा इंसान निकला। चौधरी असलम पर इस केस के बेस पर दफा 302 लगाई गई और 18 माह जेल में रहे। फिर वो माशूक भरोही वाले केस में जेल जाते हैं। वो काम भी नासिरुल हसन से हुआ है, चौधरी असलम ने नहीं किया। जरदारी वार्ड के अंदर जहाँ पे जेल थी जरदारी साहब की, वहाँ पे चौधरी साहब रहे। ये बंदा कुरान लेके खड़ा हुआ कि मेरा कोई वो नहीं, सिर्फ मेरे नाम की वजह से सियासत बनती। ये बात वाकई सियासी केस बना, इस केस को मैं लेकर चली। पूरे सिंध तक इनकी जमानतों को बंद किया, धमकियां थी कि चौधरी को जमानत नहीं देना, लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से 2007 में बरी हो गए। सन 2008 में चौधरी असलम की लाइफ में एक नया मोड़ आता है, और यहाँ एंट्री होती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। जी हाँ, कराची में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में कदम जमा लिए थे। ये सिर्फ टारगेट किलिंग नहीं थी। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ये एक मुकम्मल दहशतगर्द नेटवर्क था जो आम पब्लिक पर खुदकुश हमले करते थे, और उसकी जिम्मेदारी भी खुले दिल से कबूल करते थे। अवाम तो अवाम, खुद कानून के मुहाफिज भी मारे जा रहे थे। चुन चुन कर पुलिस वालों को मारा जा रहा था। लगता था कि तालिबान की पुलिस के साथ कोई जाती दुश्मनी हो। नेटवर्क इतना मजबूत था कि कराची के खुफिया मुकामात पर फंडिंग चैनल, सहूलतकार, सेफ हाउसेस बना रखे थे। चौधरी असलम ने CID टीम के साथ तालिबान के खिलाफ दर्जनों खुफिया छापे मारे। कई खुदकुश बमबार हमले से पहले गिरफ्तार भी कर लिए गए।
मुतअद्दिद तालिबान कमांडर हलाक हुए। पुलिस अफसरान बताते हैं कि उस दौर में तालिबान कराची में बड़े बड़े हमलों की मंसूबाबंदी कर चुके थे और हमारे पास इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात थी, मगर कौन था जो अपने हाथ आग में झोंकता? चौधरी असलम इसमें भी कूद पड़े। तालिबान के सारे अड्डे, चैनल, सेफ हाउसेस तसल्ली से रोंद डाले। ऐसे ऐसे मिशन तबाह कर दिए जो सिर्फ ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तालिबान की कार्रवाई से पहले ही चौधरी असलम उन्हें जमीन बोस कर देते। और फिर होना क्या था? तालिबान से पंगा लिया था, नतीजा तो भुगतना था और शायद चौधरी असलम इसके लिए तैयार भी थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो कोई लिहाज नहीं करती थी। उसने जितने लोग बड़े वहाँ पुरतशद्दुद वाक़यात में शामिल रहे, उनका अज़ली दुश्मन था चौधरी असलम। चौधरी असलम का मौक़िफ़ था कि दहशतगर्दी करवाने में तालिबान का हाथ है, इसीलिए कराची से सफाया ज़रूरी है। चौधरी असलम साहब की बेगम तो कहती हैं कि वो जब इनकाउंटर के लिए निकलता था तो पहले किसी आलिम साहब से शरई रहनुमाई लेता था। अब आप भी कहेंगे ये क्या बात हुई भाई? खुद ही सुन लें। आपने एक इंटरव्यू में बताया कि चौधरी असलम साहब जब भी किसी का इनकाउंटर करने के लिए जाते थे तो उलमाए दीन से मशवरा लेते थे। मुझे नहीं पता था, ये मुझे इतारों ने बताया। बोला आप क्या समझती है चौधरी असलम को? बोला अल्लाह के बड़े उलमाए दीन के राब्तों से होकर कि ये जायज़ है ना नाजायज़ है। चौधरी असलम के खानदान को मार रहे थे। ये कराची की अवाम के लिए किया है, इस मट्टी के नाम हुआ है सब कुछ। आज वही मट्टी के चंद मकोड़े मुझे तकलीफ देने की बात करते हैं। वो तो मैं कहती हूँ मर्द के बच्चे तो किसी जगह बुला के देख लो ना तो बात करना। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ये तो आपने सुना ही होगा। अब तालिबान भी खामोश नहीं रहे। ऐसा रिएक्शन आया कि चौधरी असलम को आखिरी सांस तक पहुंचाकर ही दम लिया। तालिबान के तर्जुमान खुलेआम चौधरी असलम को जान से मार देने की धमकियां देने लगे। उसके बाद चौधरी असलम और उसके साथियों के खिलाफ हमलों का आगाज हुआ। पुलिस हेडक्वार्टर्स, थाने और पुलिस अफसरान सब निशाने पर आ गए। 11 नवंबर 2010 कराची के सिविल लाइंस में वाक़े CID हेडक्वार्टर ऑफिस पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए, जमीन लरस गई और उस धमाके में 20 अफराद शहीद हुए। 7:25 पे ये गाड़ी में खुदकुश हमला हुआ है और इसमें ऑब्वियसली अभी तक तो बात तालिबान की तरफ ही जा रही है, लेकिन कब अज वक्त होगा, लेकिन हम उसको तफ्तीश कर रहे हैं। हर तरफ अफवाह फैल गई कि चौधरी असलम भी शहीद हो गया है, लेकिन चौधरी असलम जिंदा बच गया। उस हमले के बाद चौधरी असलम का ये डायलॉग पूरी दुनिया में वायरल हो गया, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। और फिर तालिबान के खिलाफ एक ना खत्म होने वाला ऑपरेशन शुरू हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना छापे पड़ने लगे। कई तालिबान कमांडर्स मारे गए और गिरफ्तार भी हुए। ये वो मरहला था जहां चौधरी असलम तालिबान की हिट लिस्ट में आ गया। उसके बाद चौधरी असलम की जिंदगी एक चलती फिरती जंग बन गई। CID हेडक्वार्टर पर हमले के बाद दूसरा हमला 19 दिसंबर 2011 को हुआ। The morning bombing in Pakistan's largest city damaged buildings in the affluent defense neighborhood, leaving gaping holes in the walls. Officials figure some 200 kilograms, the equivalent of 440 pounds of explosives were used. चौधरी असलम के घर पर एक जोरदार धमाका हुआ। 500 किलो बारूदी मवाद। किसी का भी बचना नामुमकिन था, मगर वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। चौधरी असलम, उनकी अहलिया और बच्चे सब मौजाना तौर पर बच गए। इंच भी खराश नहीं किसी को। पूरा आधा घर मेरा खंडर बन गया था, सिर्फ 2 बेडरूम बचे जिसमें हम सो रहे थे। कंस्ट्रक्शन हो रही थी इसलिए सेफ होती, मैं इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही थी। तो वो बस 4 दिन थे, खत्म होने वाली थी। अगर अब पहले होते तो शायद मेरी बेटी, मेरी माँ भी न पड़ी। तालिबान भी चौधरी असलम पर वक्फे वक्फे से छोटे बड़े हमले करते रहे, मगर अब चौधरी असलम की जिंदगी का चिराग बुझने वाला था। ये दिन था 9 जनवरी 2014। चौधरी असलम सुबह सुबह उठा, वही ठाट बाट, सफ़ेद शलवार कमीज, जेब तन किया, बच्चों के माथे पर बोसा दिया। बेगम नौरीन ने दरवाजे से बाहर रुखसत किया। सारा दिन वो काम में मसरूफ रहा। छुट्टी का वक्त हुआ, अपने दफ्तर से निकला। उस दिन उसकी बख्तरबंद गाड़ी उसके साथ नहीं थी, वो लियारी एक्सप्रेस वे पर था। ट्रैफिक रवा दवा था। किसी को खबर नहीं थी कि चंद लम्हों बाद ये सड़क तारीख का हिस्सा बनने वाली है।
इलाके ईसा नगरी में दहशतगर्दों ने आज फिर खून की होली खेली। जोरदार धमाके के साथ गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आग, धुआं और चीखों की आवाजें। चौधरी असलम मौके पर ही शहीद हो गया। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में चौधरी असलम और स्क्वाड के 3 एहलकार शहीद हो गए। आप भी कहेंगे कि लियारी की कहानी भी इसी वीडियो में ऐड होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। इसके लिए आपको मार्च का इंतजार करना होगा, जब इंडिया धुरंधर 2 रिलीज करेगा। देखते हैं उन्होंने चौधरी असलम से मुताल्लिक क्या झूठ बोला है, फिर सच हम आपको बताएंगे। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, चौधरी असलम हीरो था या विलन? कमेंट में जरूर बताइएगा।